नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडियन रियल पॉडकास्ट। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे दीपिका ने खुद अपनी ज़ुबानी सुनाई थी। जब वो ये सब बता रही थी, उनकी आवाज़ में आज भी डर साफ महसूस हो रहा था। साल 2019 की बात है। दीपिका 22 साल की थी और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। वो पढ़ाई में अच्छी थीं और कॉलेज के साथ साथ पहले भी जॉब कर चुकी थी, इसलिए उनके अंदर आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास था। उन्होंने तय किया कि अब वो अपने होम स्टेट से बाहर जाकर काम करेंगी और खुद को साबित करेंगी। इसी दौरान उन्हें हैदराबाद की एक छोटी लेकिन जानी मानी आईटी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। पहली बार वो इतने दूर अकेले जा रही थी। घर से निकलते समय उनकी मां की आंखें नम थीं और पापा ने मुस्कुराकर कहा था, डरना मत, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हैदराबाद पहुंचने के बाद उन्होंने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया। जैसे ही उन्होंने अपना सामान अंदर रखा, दरवाजे के पास रखा कांच का एक शोपीस अचानक गिरकर टूट गया। आवाज कमरे में गूंज गई और कुछ सेकंड के लिए वो ठिठक गई। उनके मन में हल्का सा ख्याल आया कि शायद ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को समझा लिया कि नई जगह है, ऐसा हो जाता है। अगले दिन उनका इंटरव्यू था। इंटरव्यू उम्मीद से बेहतर गया और उन्हें उसी दिन जॉब के लिए चुन लिया गया। दीपिका बहुत खुश थीं। नया शहर, नई नौकरी और नई उम्मीदें, सब कुछ उनके सपनों जैसा लग रहा था। पहले 15 दिन उनकी डे शिफ्ट रही और सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ऑफिस का माहौल प्रोफेशनल था, सहकर्मी सहयोगी थे और काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन संभालने लायक था। फिर उनकी नाइट शिफ्ट शुरू हुई। कंपनी में सिस्टम था 15 दिन डे, 15 दिन नाइट। पहली रात नाइट शिफ्ट की सामान्य रही, लेकिन करीब 11:30 बजे जब ऑफिस फ्लोर पर सन्नाटा बढ़ गया और लोग अपने अपने सिस्टम में व्यस्त थे, तभी उन्हें गर्ल्स वॉशरूम की दिशा से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो या फुसफुसा रहा हो। उन्होंने सोचा शायद कोई स्टाफ होगा और बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही आवाजें आई और इस बार उन्हें लगा जैसे किसी ने बहुत धीमे से उनका नाम लिया हो। दीपिका! वो अचानक चौंक गईं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऑफिस में पहले से एक अफवाह थी कि गर्ल्स वॉशरूम के आसपास कुछ अजीब होता है, पर दीपिका इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक रात करीब 1:30 बजे उन्हें वॉशरूम जाना पड़ा। उन्होंने अपनी एक सहकर्मी से साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मजाक में टाल दिया। दीपिका अकेली ही कॉरिडोर से होती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उस समय पूरा फ्लोर असामान्य रूप से शांत था। लाइटें जल रही थीं, लेकिन माहौल में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर गई, अचानक पीछे से किसी ने उन्हें बहुत जोर का धक्का दिया। धक्का इतना तेज था कि उनका सिर सीधे दीवार से टकराया। उस एक पल में उन्हें साफ महसूस हुआ कि जैसे किसी लड़की के हाथ ने उन्हें धक्का दिया हो, नरम लेकिन बेहद ताकतवर। फिर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ मिनट बाद जब ऑफिस के लोग उनकी चीख सुनकर अंदर पहुंचे, तो वो फर्श पर बेहोश पड़ी थीं। उन्हें उठाकर बाहर लाया गया, पानी छिड़का गया और होश आने पर उनसे पूछा गया कि क्या हुआ। कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो वहां कोई नहीं था। कोई अंदर आता जाता दिखाई नहीं दिया। उस घटना के बाद दीपिका की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वो चिड़चिड़ी हो गई, काम में मन नहीं लगता था और रात को सोते समय उन्हें बार बार महसूस होता कि कमरे में कोई मौजूद है। ऑफिस में कुछ खास जगहों पर उन्हें अचानक असामान्य ठंड महसूस होती, जैसे किसी फ्रीजर के सामने खड़ी हो। एक रात उन्होंने अपने सिस्टम की स्क्रीन में अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन उनके पीछे एक धुंधली सी परछाई भी नजर आई। उन्होंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद उन्हें यकीन होने लगा कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ थकान या वहम नहीं है, और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सब तो बस शुरुआत थी। ऑफिस की उस घटना के बाद दीपिका की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब आगे जो हुआ वो दीपिका ने मुझे बेहद धीमी आवाज में बताया था, जैसे आज भी वो उन पलों को याद करके सिहर उठती हों।
वॉशरूम वाली दूसरी घटना के बाद उन्होंने 10 दिन की छुट्टी ले ली। उन्हें लगा शायद लगातार नाइट शिफ्ट, नींद की कमी और मानसिक दबाव की वजह से उनका दिमाग थक गया है। वो अपने फ्लैट में ही रुक गईं ताकि आराम कर सकें और खुद को संभाल सकें। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। उन्होंने सोचा कि शायद सच में सब दिमाग का खेल था, लेकिन तीसरी रात से सब कुछ बदल गया। करीब 1:30 बजे उनकी अचानक आंख खुली। कमरे में पूरी खामोशी थी, लेकिन उन्हें साफ महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है, जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। उनकी नजर धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ गई और वहां उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और शरीर जैसे अंधेरे में घुला हुआ। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे दीपिका को देख रही हो। दीपिका डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। उनके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड, जो उन्हें घंटों जैसे लगे, के बाद वो आकृति धीरे 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 अंधेरे में गायब हो गई। उस रात वो पूरी तरह जागती रहीं, लाइट जलाकर आंखों में आंसू लिए। अगले दिन उन्होंने खुद को समझाया कि ये सब सपना रहा होगा, लेकिन शरीर पर असर साफ दिखने लगा था। उनकी भूख कम हो गई, चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए। चौथे दिन उन्हें फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। जब वो किचन में पानी लेने गईं, उन्हें साफ लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली कमरा था। उसी रात उन्हें अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, ठंडी, धीमी और बहुत करीब से। उन्होंने घबराकर आंखें खोलीं, लेकिन बिस्तर के पास कोई नहीं था। फिर भी उनके गाल पर जैसे ठंडी हवा का स्पर्श रह गया था। दिन गुजरते गए और दीपिका दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट सामान्य आए। डॉक्टर ने कहा कि यह तनाव और नींद की कमी की वजह से हो सकता है। दवाइयां दी गईं, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि अब उन्हें दिन में भी परछाइयां दिखने लगी थीं। कभी शीशे में उन्हें अपने पीछे किसी लड़की का धुंधला प्रतिबिंब नजर आता, कभी खिड़की के शीशे पर लंबी बालों वाली छाया। वो डर के मारे शीशे ढककर रखने लगी। रात होते ही बेचैनी बढ़ जाती। ठीक वही समय, करीब 1:30 बजे, जब सब शुरू हुआ था, उन्हें ऐसा लगता जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर जाता हो। दीपिका के पापा रोज फोन करते थे। उन्हें बेटी की आवाज में कमजोरी साफ सुनाई देती। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वो खुद हैदराबाद आएंगे। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी हंसमुख बेटी कुछ ही दिनों में कितनी बदल गई है। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में डर, और बात करते करते अचानक चुप हो जाना। एक रात उनके पापा भी उसी फ्लैट में रुके। करीब 1:30 बजे दीपिका फिर से चीखते हुए उठ बैठी। उन्होंने कहा कि वही लड़की फिर आई थी, और इस बार उसने बिस्तर के पास खड़े होकर झुककर उनके कान में कुछ कहा, लेकिन शब्द समझ नहीं आए। उनके पापा ने कमरे की तलाशी ली। दरवाजा बंद था, खिड़की भी अंदर से लॉक थी। फिर भी कमरे में एक अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। अब मामला सिर्फ मानसिक तनाव जैसा नहीं लग रहा था। दीपिका के पापा उन्हें एक बड़े डॉक्टर के पास ले गए। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हुए, मनोचिकित्सक से भी सलाह ली गई, लेकिन हर जगह जवाब एक ही, सब नॉर्मल है। तब किसी रिश्तेदार के कहने पर उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में पूजा की, कुछ मंत्र पढ़े और फिर गंभीर होकर कहा कि उन पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि यह प्रभाव किसी जगह से जुड़ा हुआ है, और जब तक उस जगह से दूरी नहीं बनाई जाएगी, राहत मिलना मुश्किल है। पंडित ने साफ कहा कि वो सिर्फ पहचान सकता है, हटाना उसके बस में नहीं। दीपिका के पापा अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। उसी दौरान उन्होंने कंपनी के बारे में चुपचाप जानकारी जुटानी शुरू की। उन्हें पता चला कि जिस बिल्डिंग में दीपिका काम करती थी, वहां कुछ साल पहले एक युवती ने आत्महत्या की थी। घटना देर रात की थी और जगह वही फ्लोर था जहां दीपिका की टीम बैठती थी। ये बात कंपनी ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं की थी। जब ये जानकारी दीपिका को दी गई तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें लगा जैसे सारे टुकड़े आपस में जुड़ रहे हों। वही उम्र, वही समय, वही जगह। छुट्टी के 10 दिन खत्म हो चुके थे, लेकिन दीपिका पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर खामोश बैठी रहती,
जैसे किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रही हो। रात होते ही बेचैनी बढ़ जाती। उनके पापा ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें वापस घर ले जाएंगे, लेकिन दीपिका के मन में एक डर बस चुका था। क्या वो सच में उस जगह से दूर हो जाएंगी, या जो कुछ उनके साथ जुड़ चुका है वो उनके साथ ही चला आएगा? दोस्तों, यहां से कहानी और भी गहरी होती है, क्योंकि जो कुछ दीपिका के घर लौटने के बाद हुआ, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये सब सिर्फ एक जगह से जुड़ा था, या अब वो साया उनका पीछा कर रहा था। जब दीपिका के पापा उसे हैदराबाद से अपने वापस शहर लेकर आए, तो उनके दिल में बस एक ही उम्मीद थी, घर की हवा, मां का प्यार और अपना शहर। शायद उनकी बेटी को वापस ठीक हो जाएगी। स्टेशन पर उतरते समय दीपिका बहुत कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चलते समय भी ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। घर पहुंचते ही उसकी मां उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें अपनी वही चुलबुली, हंसती बोलती बेटी याद आ रही थी, और सामने खड़ी यह लड़की जैसे उसकी परछाई भर रह गई थी। पहले एक हफ्ता सब सामान्य रहा। दीपिका घर के कमरे में आराम करती, मां उसके लिए हल्का खाना बनाती, पापा उसके पास बैठकर उससे बातें करने की कोशिश करते। धीरे धीरे घर में उम्मीद लौट लगी कि शायद हैदराबाद की वह घटना सिर्फ मानसिक तनाव था और अब सब ठीक हो जाएगा। दीपिका ने हमें बताया लगभग 2 हफ्ते बाद वही समय फिर लौट आया। रात के ठीक 1:30 बजे दीपिका की आंख अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। इस बार वह आकृति पहले से ज्यादा साफ थी। लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ चेहरा और आंखों में भयानक गुस्सा। दीपिका का गला सूख गया, वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी एक भारी और ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते ही दीपिका ने पूरी ताकत से चीख मारी। उसके पापा दौड़ते हुए कमरे में आए, लाइट जलाई, लेकिन कमरा खाली था। दीपिका कांपते हुए बार बार कह रही थी, पापा मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। उस रात के बाद घर का सुकून फिर खत्म हो गया। अगले दिनों में हालत और खराब होती गई। हर रात 1:30 बजे उसकी नींद टूट जाती। कभी उसे लगता कोई उसके बाल पकड़ रहा है, कभी सीने पर भारी दबाव महसूस होता। दिन में भी वह चुपचाप दीवार को घूरती रहती या अचानक गुस्से में चीजें फेंक देती। दीपिका के पापा ने कई पंडित बुलाए, किसी ने हवन किया, किसी ने ताबीज बांधा, किसी ने विशेष पूजा की सलाह दी। 2-3 दिन राहत मिलती, फिर वही सब शुरू। अब दीपिका के पापा अंदर से टूटने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बीमारी है या कुछ और। डॉक्टर जवाब नहीं दे पा रहे थे और धार्मिक उपाय स्थायी राहत नहीं दे रहे थे। इसी तनाव के बीच उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त से बात की। उन्होंने बस इतना कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो रही। दोस्त ने ध्यान से सुना और कहा कि उनकी ननिहाल की तरफ एक गुरुजी हैं जो ऐसे मामलों को समझते हैं, एक बार मिल लेना चाहिए। जब दीपिका के पापा अपने दोस्त के साथ गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरी घटना विस्तार से नहीं बताई। बस इतना कहा कि बेटी की हालत अजीब है और दवाइयां काम नहीं कर रही। गुरुजी ने शांत होकर उनकी बात सुनी, फिर कुछ पल आंखें बंद की और बोले, तुम्हारी बेटी को एक लड़की की आत्मा परेशान कर रही है। यह सुनते ही दीपिका के पापा के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरी बच्ची को बचा लीजिए। गुरुजी ने उन्हें शांत किया और अगले दिन घर आने का वादा किया। अगले दिन जब गुरुजी घर पहुंचे और दीपिका के कमरे में गए तो वह बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटी थी। अचानक जैसे किसी ने झटका दिया हो, वह एकदम बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सीधा कहा, मैं नहीं जाऊंगी। यह आवाज दीपिका की नहीं थी। उसकी मां रोने लगी। गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा, तू कौन है? पहले कोई जवाब नहीं मिला। फिर धीमे स्वर में आवाज आई कि वह उसी ऑफिस में काम करती थी। एक रात नाइट शिफ्ट में वॉशरूम में उसका पैर फिसला, सिर टकराया और वह घायल होकर वहीं गिर गई। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन खाली फ्लोर पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी।
वह तड़पती रही और वहीं उसकी मौत हो गई। जब दीपिका ने ऑफिस की उस घटना का मजाक उड़ाया तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा कि उसकी पीड़ा का अपमान किया गया है। गुरुजी ने समझाने की कोशिश की कि दीपिका से गलती हो गई, वह बच्ची है, उसे माफ कर दो। लेकिन वह आत्मा जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि अब वह दीपिका को अपने साथ ले जाएगी। इसके बाद गुरुजी ने लंबी और कठिन पूजा शुरू की। मंत्रों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। दीपिका का शरीर कभी कांपता, कभी चीखता, कभी हंसता। वातावरण भारी हो गया। लगभग 1 घंटे की प्रक्रिया के बाद अचानक सब शांत हो गया। दीपिका बेहोश होकर गिर पड़ी। गुरुजी ने एक विशेष मंत्र से उस आत्मा को एक बोतल में कैद किया और दीपिका के पापा से कहा कि इसे कब्रिस्तान में दफना देना। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी हादसे या अनजानी घटना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। उस दिन के बाद दीपिका की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसका चेहरा सामान्य हुआ, डर कम हुआ और कुछ महीनों बाद उसने नई नौकरी शुरू की। अब वह पहले जैसी नहीं थी, वह ज्यादा शांत और सतर्क हो चुकी थी। उसने जीवन से एक गहरा सबक सीखा, कभी भी किसी अनजानी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज वह खुश है, लेकिन जब भी रात को घड़ी में 1:30 बजते हैं, उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी जाती है। Subscribe to the Indian Real Podcast. Like and share for more horror.